एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आज हम लोगों को डिस्कस करना है, जो इस समय का बर्निंग टॉपिक है, मैन एंड बायोस्फीयर, जिसको शार्ट में हम लोग MAB कहते हैं। एक वर्ल्ड फेम ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस यूनेस्को ने 1971 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया था और उस प्रोग्राम का नाम दिया था मैन एंड बायोस्फीयर। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया और वर्ल्ड का शायद फर्स्ट बायोस्फीयर होना, ये क्रेडिट भी इसी बायोस्फीयर को जाता है जिसका नाम है नीलगिरी। और नीलगिरी के साथ में एक वर्ड जुड़ता है KKT। KKT का मतलब 3 स्टेट हैं, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। इन तीनों के जंक्शन पे मिलता है ये नीलगिरी, इसीलिए हम लोग इसको नीलगिरी के साथ में KKT वर्ड को जोड़ देते हैं। अब अगर ऐसे हम लोग देखें तो पूरे वर्ल्ड में हम लोगों को 701 बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर मिलते हैं, लेकिन इंडिया में अगर देखा जाए तो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अब अगर वर्ल्ड में लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व का क्रेडिट किसी को दिया जाए तो वो क्रेडिट जाता है ग्रेट बियर लेक, जो नॉर्थ अमेरिका में है। और अगर इंडिया में लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व हम लोग देखें तो इंडिया में जाता है गल्फ ऑफ कच्छ, जो गुजरात में है। इंडिया का एक बहुत ही छोटा पार्ट है जो बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में डिक्लेयर किया गया है और उसको इंडिया का स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। उसका नाम है डिब्रू सैखावा। ये डिब्रू सैखावा जो है आसाम में सिचुएटेड है। तो इस तरह से हम लोगों के पास बायोस्फीयर रिजर्व की बातें चल रही थी। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। इसने कुछ प्रोटेक्टेड एरिया को, जिसमें हम लोगों को हैबिटेट यानी नेचुरल प्लेसेस जहां ऑर्गेनिज्म लाइव करते हैं, और साथ साथ में उस जगह पे जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्शन दिया है। यानी वाइल्ड लाइफ और हैबिटेट दोनों को प्रोटेक्ट करना है हम लोगों को। और जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका भी कॉन्सेप्ट है कि हम लोग ऑर्गेनिज्म को और उसके वास स्थान को, यानी जो हमारे पास नेचर में पाई जाने वाली लाइफ है, वाइल्ड लाइफ, और उस प्लेस को जहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ सरवाइव कर रहा है उसको भी प्रोटेक्ट कर लें, जिससे पूरी तरीके से हम लोगों को इन जो नेचर की प्रजातियां हैं वो हम लोगों को अच्छी तरीके से फ्लोरिश करती हुई मिल जाएं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बायोस्फीयर है क्या। तो अगर हम लोग एक ब्रीफ स्टडी की तरफ चलें तो अर्थ प्लैनेट को हम लोगों ने 4 भागों में डिवाइड किया है, और उन जो 4 पार्ट्स हैं उनमें फर्स्ट पार्ट है उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर, यानी जो एरियल पार्ट है, ऊपरी भाग है पृथ्वी का, और इसमें गैसियस मिक्सचर पाए जाते हैं। जो वाटर रिसोर्स है, चाहे रिवर के फॉर्म में हो, ओशियन के फॉर्म में हो, पॉन्ड्स के फॉर्म में हो, लेक के फॉर्म में हो, उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। और जो लैंड्स हमारे पास है अर्थ पे, जिस पे माउंटेन भी है, ग्रासलैंड भी है, फॉरेस्ट भी है, विलेज भी है, सिटीज़ भी हैं, एग्रीकल्चर फील्ड भी है, गार्डन्स भी हैं, ये सब आते हैं लिथोस्फीयर में। अब अर्थ का वो भाग जिनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं उसको हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। और ये बायोस्फीयर जो हमारे पास पूरा का पूरा ब्रह्मांड है उनमें केवल अर्थ पे ही हम लोगों को मिलता है।
और अर्थ पे इस बायोस्फीयर को हम लोग पूरी तरीके से अगर देखें, बचाने के बारे में सोचें, तो हम लोगों के लिए ह्यूमन के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं बाधा होगी। इसलिए बायोस्फीयर रिजर्व को हम लोगों ने कुछ ऐसे प्लेस को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में डिक्लेयर किया है। जो कॉन्सेप्ट लेकर के यूनेस्को आई थी वो ये थी कि वो जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पे हम लोगों को इकोलॉजिकल कंडीशन बहुत ही रिच मिलती हो और बायोडाइवर्सिटी को फेवर करती हो। दूसरा जो पॉइंट था वो ये था, वो जियोग्राफिकल एरिया जहाँ रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज पाई जा रही हो। और तीसरा पॉइंट जो था वो ये था, वो जियोग्राफिकल एरिया या वो प्लेस अर्थ का जहाँ पे हम लोगों को एंडेमिक स्पीसीज मिलती हो, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में ही हम लोगों को एक विशेष प्रकार की स्पीसीज मिलती हो। तो ये कॉन्सेप्ट ले करके हम लोग चल रहे थे, और इस कॉन्सेप्ट के साथ में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में हम लोग उस प्लेस को जहाँ ये तीनों चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं, उस चीज़ों को हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी से पूरी तरीके से बैन कर देते हैं। अब हम लोगों के पास क्वेश्चन आता है कि जो इंडिया के 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो कौन कौन से हैं और कैसे हम लोग इनको रिकॉग्नाइज करें। तो जैसा हम लोगों ने कहा था, जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वो नीलगिरी को जाता है, और नीलगिरी का इस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है वो 1986 है। 1 सितंबर 1986 को ये इस्टेब्लिश किया गया था। और सेकेंड नंबर पे जो हमको बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है वो 2 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के हैं। एक है नंदा देवी जो उत्तराखंड में है, और दूसरा है नोकर्क जो मेघालय में है। 1989 में हम लोगों को 4 बायोस्फीयर रिजर्व मिलते हैं अलग अलग स्टेट में, जिनमें एक है गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में, सुंदरबन हम लोगों के पास वेस्ट बंगाल में, मानस आसाम में, ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार में। 1994 में एक हम लोगों को डिक्लेयर्ड बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है, उसका नाम है सिम्पलीपाल जो उड़ीसा में है। और 1997 में भी हम लोगों को एक मिलता है डिब्रू सेखावा आसाम में, जिसको हम लोग स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। 1998 में हम लोगों के पास एक बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है और उसका नाम है ढियांग दिबांग जो अरुणाचल प्रदेश है। और 1999 में मध्य प्रदेश का जो एरिया है पंचमढ़ी, उसको बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में हम लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। 2000 में कंचनजंगा सिक्किम में सिचुएटेड है, इसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाता है। और 2001 में केरला का एक प्लेस है अगस्था मलाई, इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर देते हैं। 2005 में अचना कमर अमरांतटक जो एमपी और छत्तीसगढ़ के बिल्कुल जंक्शन पे पाया जाता है, उसको भी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है। 2008 में ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात, जिसको हम लोग लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का मानते हैं। और 2009 में कोल्ड डिजर्ट जो हिमाचल प्रदेश में है, कोल्ड डिजर्ट को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाता है। 2010 में शेषाचलम हिल्स जो आंध्र प्रदेश में है उसको डिक्लेयर कर देते हैं। और लास्ट में 2011 में पन्ना जो मध्य प्रदेश में है उसको हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर देते हैं।
तो बायोस्फीयर रिजर्व में हंटिंग वाइल्ड लाइफ की और साथ साथ में डिफॉरेस्टेशन पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड होती है और हम लोगों को उस जगह पे ह्यूमन एक्टिविटी को पूरी तरीके से सीज कर देना है। यूनेस्को ने 1971 में, जो हम लोग पहले भी डिक्लेयर कर चुके हैं कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम को लॉन्च किया था, इस मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के साथ में जब आप किसी एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर देते हो तो आसपास जो पब्लिक रहती है, जो पीपल्स रहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं जीविकोपार्जन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसे जो जनजातियां हैं, ट्राइबल्स पीपल हैं, वो अपना ज़्यादातर जीवन का जो उनका डेली लाइफ है वो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करता है और फॉरेस्ट को हम लोगों ने प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया है। तो वो कैसे सरवाइव करेंगे, इसलिए जब बायोस्फीयर का हम लोगों के पास कॉन्सेप्ट आता है कि किस एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व हमको डिक्लेयर करना है, तो हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व को 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं किसी भी एरिया में। और वो फर्स्ट पार्ट हम लोगों का कहलाता है कोर जोन। ये इस कोर जोन के साथ में क्या चीज़ लगा हुआ है, ये सेंट्रल पार्ट है और यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती है। ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल परमिटेड नहीं है। और सेकेंड नंबर पे जो हम लोगों के पास आता है उसको हम लोग नाम देते हैं कि वो बफर जोन है। यहाँ बफर जोन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ह्यूमन एक्टिविटी को हम लोग परमिट करते हैं। अब ये मिनिमम ह्यूमन एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है? मिनिमम ह्यूमन एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कहीं पे हम लोगों को हनी किसी पेड़ पे लगी हुई है तो वहाँ के लोग हनी को निकाल ले, मार्केट में सेल आउट कर दें। अगर मलबरी का कोई प्लांट वहाँ पे है, सहतूत है, और उसके ऊपर हमारे पास जो सेरीकल्चर से रिलेटेड जो रेशम कीट है उसको लेकर के हम लोग ग्रो अप करा लें, और अगर हमको वहाँ रेशम मिल जा रहा है या उस जगह पे सीप्स पाई जा रही है, उनके ऊल को लेकर के हम लोग अपना जीविकोपार्जन करना चाहें तो बहुत लिटिल एक्टिविटी है। लेकिन उस जगह पे भी वाइल्ड लाइफ और डिफॉरेस्टेशन दोनों को आप नहीं कर सकते, पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड रहेगा। थर्ड नंबर पे जो जब बायोस्फीयर रिजर्व के हम लोग आउटर मोस्ट एरिया में जाते हैं तो उसको हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं मैन्युपुलेशन जोन। ये मैन्युपुलेशन जोन हमारे पास ये वो पार्ट होता है जहाँ ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड होती है। अब इस एरिया को जहाँ ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड है, इसको हम लोग फर्दर 3 भागों में तोड़ देते हैं। एक पार्ट हम लोगों का कहलाता है टूरिस्ट जोन, और ये कहा जाता है कि बायोस्फीयर रिजर्व को कुछ टूरिस्ट के लिए ओपन कर देना चाहिए, जिससे वहाँ पे हम लोगों के लिए या उस जगह के पाए जाने वाली जो ट्राइबल्स हैं या उस कंट्री की या उस स्टेट की कहीं ना कहीं इकॉनमी मेंटेन रहे। टूरिस्ट अगर आएंगे तो उनके रहने के लिए और उनके खाने के लिए, यानी रेस्टोरेंट, होटल्स, ये गेस्ट हाउस, ये हम लोग वहाँ पे डेवलप कर देते हैं। ये एरिया टूरिस्ट जोन के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। दूसरा हम लोगों के पास रखा जाता है एग्रीकल्चर जोन। ये एग्रीकल्चर जोन जो हम लोगों के पास है, इसमें हम लोग ट्राइबल पीपल को एग्रीकल्चर करने के लिए फील्ड दे देते हैं, जिससे वो अपने लिए खाने के
क्रॉप्स को ग्रो करा पाएँ और कल्टीवेशन के साथ साथ में उनको फूडिंग के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है। अब अगर टूरिस्ट आएंगे या वहाँ पे कुछ ट्राइबल्स पीपल रहेंगे, लोकल पीपल रहेंगे, तो वो कुछ ना कुछ वहाँ पे वेस्ट जनरेट करते रहेंगे। उन वेस्ट को रिसाइकिल करने के लिए एक और जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है और वो कहलाता है रिस्टोरेशन जोन। ये जो रिस्टोरेशन जोन हम लोगों के पास आता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो टूरिस्ट के द्वारा वेस्ट चीज़ों को डिस्चार्ज किया गया है, जैसे प्लास्टिक की बॉटल हो गई, पॉलीथीन बैग्स हो गए, इनको हम लोग वहाँ पे रिसाइकिल कर लेते हैं। साथ साथ जो वहाँ एग्रीकल्चर फील्ड में सॉइल यूज़ हो रही है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, जैसे वो एसिडिक हो रही है, बेसिक हो रही है, या हम लोग ये कह दें सॉइल बैरन होती जा रही है, तो आप उस सॉइल को बैरन सॉइल से फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट कर ले जाओ और इसको हम लोग कहते हैं रिक्लेम करना, रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल। और रिक्लेम सॉइल को कैसे करते हैं, जो बैरन सॉइल है, जो अनउपजाऊ सॉइल है, उसको हम लोग जिप्सम और ब्लू ग्रीन एल्गी से ट्रीट कर देते हैं, जिससे बैरन सॉइल फिर से कन्वर्ट हो जाती है फर्टाइल सॉइल में। तो इस तरह से हम लोग रिस्टोरेशन जोन में जो वेस्ट चीज़ें हैं उनको रिसाइकिल करके फिर से हम लोग अपने डेली यूज़ में ले आते हैं। तो ये था हम लोगों के पास बायोस्फीयर रिज़र्व को लेकर के टॉपिक पे डिस्कशन। बहुत ही आजकल का बर्निंग टॉपिक है और आप इस टॉपिक को पहले समझने का प्रयास करना, अपने लिए और अपने सोसाइटी के लिए एक मास अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना, जिससे लोग बायोस्फीयर रिज़र्व को डिस्टर्ब ना करें और इसको एक नेशनल प्रॉपर्टी मानते हुए कहीं ना कहीं जो अर्थ की बायो वेल्थ है उसको बचाने में अपना योगदान दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।